हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का पहला चैप्टर फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। अगला हमारा टॉपिक है खाद एवं उर्वरक मिलाना। खाद वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। इससे मिट्टी में पोषकों की कमी हो जाती है तथा इस क्षति को पूरा करने के लिए किसान खेतों में खाद मिलाते हैं। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते जाते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन सूक्ष्म जीवों जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई के द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। उर्वरक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपरफास्फेट, पोटास यानी NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो बच्चों, आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि खाद और उर्वरक दोनों में से कौन सा फायदेमंद ज़्यादा होता है। खाद। वेरी गुड। खाद क्यों? क्योंकि खाद एक प्राकृतिक होता है और पौधों और जंतु अपशिष्टों से प्राप्त होता है। ये पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि किसी भी जीव जंतु जो इसके डालने से जो सब्जियां फसल उगाई जाती हैं उनमें भी एक बहुत अच्छा खाद है जो पोषक पदार्थ तैयार होकर आते हैं और हमें खाने के लिए अच्छे पोषक पदार्थ मिल सकते हैं। जबकि उर्वरक जो होते हैं वो फैक्ट्रियों में उत्पादित किए जाते हैं, तो वो फसल के लिए भी नुकसानदायक होते हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होते हैं तथा वो मिट्टी को भी नुकसान पहुंचाते हैं। उर्वरक का उपयोग किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है, परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आई है। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए हैं। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए अथवा दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। इससे मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। पोषकों की प्रतिपूर्ति। फसल चक्रण। फसल चक्रण क्या होता है? इसमें एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जा सकता है, जैसे कि एक बार फलीदार फसल व उसके बाद गेहूं। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता है। यानी कि एक बार अगर गेहूं की फसल बो दी जाए तो उसके बाद एक बार फलीदार फसल जैसे मूंग या कोई भी जो फली वाली फसल को उगाया जाना जरूरी है। इससे मिट्टी में जो नाइट्रोजन होती है उसको प्रतिपूर्ति होती रहती है। राइजोबियम बैक्टीरिया, यह फलीदार पौधों में पाया जाता है जो लेग्यूमिनेसी कुल के सदस्य होते हैं। पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। खाद के लाभ।
इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र यानी छिद्र युक्त पोरस हो जाती है, जिस कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इससे मित्र जीवाणुओं जैसे कि बैक्टीरिया की संख्या में वृद्धि हो जाती है, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। अब हम पढ़ेंगे उर्वरक एवं खाद में अंतर। तो दोनों में क्या अंतर है? तो उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है और खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है और खाद खेतों में बनाई जा सकती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती, जबकि खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं, लेकिन खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। जल का महत्व। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है, ये तो आप जानते ही हैं। और पौधों को जल की आवश्यकता क्यों होती है? तो पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण हो जाता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है, जो अंकुरण से लेकर पौधों की वृद्धि एवं परिवर्धन तक आवश्यक होता है। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है, जिस कारण यह फसल को पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। पाला क्या होता है कि सर्दियों के दिनों में फसलों पर बर्फ की परत जम जाती है, इसको पाला पड़ना कहते हैं। यह मिट्टी में नमी को बनाए रखता है। हमारा अगला टॉपिक है सिंचाई, इरिगेशन। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। गर्मियों में सिंचाई की बारंबारता सर्दियों की तुलना में अधिक होती है, यानी गर्मियों में जब गर्मी तेज पड़ती है तो पानी की आवश्यकता जैसे हमें होती है वैसे ही पौधों को भी पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन सर्दियों में पानी की आवश्यकता कम होती है। सिंचाई के स्रोत। कुएं, कूप, तालाब या झील, नदियां, बांध और नहर आदि ये सिंचाई के स्रोत हैं, यानी जिनसे हमें पानी प्राप्त होता है, जिनके द्वारा हम सिंचाई कर सकते हैं, उनको हम सिंचाई के स्रोत कहते हैं। पारंपरिक सिंचाई में मवेशी अथवा मजदूर इस्तेमाल किए जाते हैं। मवेशी यानी पशु। अतः यह सस्ते हैं, परंतु यह कम दक्ष हैं। विभिन्न पारंपरिक तरीके निम्न प्रकार हैं, जैसे मोट यानी घिरनी, इसमें पुलिंग सिस्टम होता है, एक कुआं होता है और उसमें घिरनी द्वारा पानी को खींचकर खेतों में डाला जाता है। चैन पंप, ढेकली व रहट। उत्तोलक तंत्र। रहट में एक बैल एक डंडे द्वारा लीवर को चारों ओर घुमाता है, जिससे कि पानी निकलकर नालियों द्वारा खेतों में चला जाता है। अब आती हैं सिंचाई की आधुनिक विधियां, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। पहला है इसमें छिड़काव तंत्र या स्प्रिंकलर सिस्टम। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है, जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। ऊर्ध्व पाइपों, ऊर्ध्व यानी ऊपर उठे हुए नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल
मुख्य पाइप यानी जो मेन पाइप होता है उसमें भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे कि वर्षा हो रही हो, यानी फव्वारा जैसे। छिड़काव लॉन, कॉफी, चाय आदि की खेती के लिए अत्यंत उपयोगी है। दूसरा है ड्रिप तंत्र, ड्रिप सिस्टम। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाता, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है।